साथियों, आप सबका शिक्षा दिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सूझ या अंतःदृष्टि का सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, स्किनर्स का सिद्धांत पढ़ा था जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और आज हम संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत, संज्ञानात्मकवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कोहलर का और विशेष करके जिसको हम गेस्टाल्ट वादी भी बोलते हैं, गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत कोहलर आते हैं। गेस्टाल्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट वादी कौन है। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक आकृति जो अपने में पूर्ण है, समग्र है। पूर्ण या समग्र आकृति, पूर्ण या समग्र आकृति जिसको हम गेस्टाल्ट बोलते हैं, जो समग्रता का रूप ले लेता है। समग्रता का रूप लेना, ये गेस्टाल्ट है। ये जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट, क्योंकि ये जो गेस्टाल्टवादी हैं, इसमें जर्मन के ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। यह सार सिद्धांत जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, यह सार थ्योरी जिसको हम प्रयास त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं, कि विरोध में इस सिद्धांत का जन्म हुआ। गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गेस्टाल्टवादियों में वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का, इनका नाम आता है। ये गेस्टाल्ट के समर्थक हैं। इसमें कहीं कहीं लेविन का भी नाम देते हैं। लेविन भी इसी गेस्टाल्ट में आते हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। लेकिन जो मुख्य गेस्टाल्टवादी हैं, जिनका सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, वो है वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। अब हम ये देख लेते हैं कि यह सिद्धांत कहता क्या है। जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक जो इसके समर्थक हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? यह सिद्धांत बालकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बालकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बालकों को अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित
करता है। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ध्यान देना है, कोहलर की पुस्तक कौन सी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो 1959 में प्रकाशित हुई। इसमें अपना विचार दिए थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, गेस्टाल्ट में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है, उसके जो विभिन्न अंग हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कहा था? गेस्टाल्ट में संपूर्ण भाग को महत्व दिया जाता है। संपूर्ण भाग को महत्व दिया जाता है, अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में ही उन्होंने बता दिया था। अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अंगों के अपेक्षा संपूर्ण बड़ा होता है, क्योंकि अंगों की अपेक्षा संपूर्ण बड़ा होता है। अंगों का अपेक्षा संपूर्ण बड़ा होता है। ये व्याख्या इन्होंने की थी 1959 में। व्यक्ति प्रयत्न और भूल के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि स्वयं की मानसिक शक्तियों के द्वारा बुद्धि के अनुसार समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। यह भी इनके सिद्धांत का मूल तथ्य है। प्रयत्न और भूल से नहीं सीखता है, उद्दीपक अनुक्रिया से नहीं सीखता है। हमने पहले ही बताया कि इस सिद्धांत का जन्म यसार थ्योरी के विरोध में हुआ। यसार थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या है ये सिद्धांत और क्या बताता है। उसके विरोध स्वरूप यह सिद्धांत बालकों में बताता है कि प्रयत्न और भूल के द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि स्वयं की मानसिक शक्तियों के द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार जो समस्या की स्थिति है, परिस्थिति है, उसका पहले प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है और उसके पश्चात प्रतिक्रिया दी जाती है। हम परिस्थिति का निरीक्षण करते हैं, फिर अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार हम कार्य करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सीखने की प्रक्रिया समस्त परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्ष के आधार पर होती है। समस्त परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं, जो वास्तविक स्थिति देखते हैं, उसके आधार पर होती है। जब प्राणी नवीन वातावरण में आता है, तब वह वातावरण के जो विभिन्न तत्व होते हैं, विभिन्न स्थितियां होती हैं, उसके साथ सबसे पहले संबंध स्थापित करता है, वातावरण को समझता है
और परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसलिए हमको ध्यान देना है, इस सिद्धांत का मूल है परिस्थितियों को समझना और प्रतिक्रिया देना। सूझ का यही परिचायक है। इसे हम सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं। परिस्थितियों को समझना और प्रतिक्रिया देना सूझ का परिचायक है। व्यक्ति प्रयत्न भूल से नहीं सीखता है, बल्कि स्वयं की मानसिक क्रियाओं से सीखता है। व्यक्ति के अनुसार समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। प्राणी नवीन वातावरण से संबंध स्थापित करता है, वातावरण के विभिन्न तत्वों को पहले सीखता है, समझता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। यही उसका सूझ है, अंतर्दृष्टि है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि मूल तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से मूल तत्व हैं उसको समझ लेते हैं। इसके साथ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। उनकी पुस्तक का नाम परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देना है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये 3 गेस्टाल्टवादी हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। यसार के विरोध में सिद्धांत का जन्म हुआ। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता। इसमें जो सिद्धांत में मूल तत्व हैं वो 5 हैं। मूल तत्व 5 हैं जो कार्य करते हैं। 5 मूल संप्रत्यय, 5 मूल संप्रत्यय हैं। इसमें सबसे पहले आता है लक्ष्य। सबसे पहले हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उस कार्य को करने में हमको बाधा उत्पन्न होती है। जो लक्ष्य हमारे सामने है उसको प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको बाधा पैदा होती है। और बाधा जब पैदा हो जाएगी तो हमारे अंदर तनाव आएगा। तनाव, बाधा पैदा होगी तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से तनाव में आ जाएंगे। तनाव व्यक्ति के अंदर संपूर्ण जो समस्या है उसका संगठित प्रत्यक्षीकरण करता है। इस तनाव के द्वारा हम कोई न कोई मानसिक क्रिया करते हैं, उसके लिए चिंतित रहते हैं और उस मानसिक क्रिया के फलस्वरूप हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर जो तनाव है वो संपूर्ण समस्या का संगठित प्रत्यक्षीकरण करने में सहायता देता है। बाधा को दूर करने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं और उसके पश्चात हम संगठन करते हैं। संगठन करते हैं। सफल होने पर सभी जो पक्ष हैं, अगर हम सफल हो गए, एक अच्छा उपाय ढूंढ लिए तो हम उसको पुनर्संगठित करेंगे। पुनः संगठित, ये चक्र चलता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बाधा के बाद उस के लिए तनाव, और तनाव आएगा
उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, संगठन करेंगे और फिर पुनर्संगठित करेंगे। ये 5 तत्व हैं जो मूल संप्रत्यय हैं। इसी मूल संप्रत्यय के अनुसार यह सिद्धांत कार्य करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कोहलर ने कौन सा प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया। प्रयोग कोहलर ने कुल 5 प्रयोग किए। 5 प्रयोग जो किया गया वह 1916 में किया गया। ध्यान देना है, जो प्रयोग इन्होंने किया वह सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया। ये बनमानुस है। सुल्तान क्या नाम था, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसका नाम था सुल्तान। 1916 में इन्होंने जो पहला प्रयोग किया था वो चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दूरी पर, पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर केला रखा गया और उस केले तक उस चिंपैंजी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो व्याकुल हुआ। धीरे धीरे उस पिंजरे में एक छड़ी रखी गई थी, उसकी नजर उस छड़ी पर पड़ी। फिर उस छड़ी को उठा के वह केले को अपने पास छड़ी की सहायता से खींचा। केले और छड़ी में संबंध स्थापित हुआ। उसका ये पहला प्रयोग था। पहले उसके लिए लक्ष्य निर्धारित हुआ, फिर केला को प्राप्त करना था, वो लक्ष्य था। उसके लिए बाधा थी वह पिंजरा जो पहुंच नहीं सकता था, हाथ उसका, वो व्याकुल हुआ। तीसरा जो तथ्य है वो तनाव हुआ और धीरे धीरे वो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते करते उसकी नजर छड़ी पर पड़ी और उस छड़ी की सहायता से फिर वह संगठन का कार्य पूरा किया। वो केला को संबंध स्थापित करके खींचा और प्राप्त किया। ये पहला प्रयोग था। फिर दूसरे प्रयोग में बॉक्स जो पिंजरा था उसमें 2 छड़ी रखी गई और केले को और दूर कर दिया गया पिंजरे से, जिससे वो एक छड़ी से नहीं प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे वह विचार किया, व्याकुलता बढ़ी तो दोनों छड़ी को वह इकट्ठा किया और उसके बाद वो केले तक पहुंच गया। अगला प्रयोग आता है, पिंजरे में एक बॉक्स रखा गया, बक्सा, और केले को ऊपर छत में लटका दिया गया जहां तक उस चिंपैंजी का हाथ पहुंच नहीं सकता था। धीरे धीरे वह उछल कूद करने के बाद परेशान होकर बैठ गया और उसके पश्चात उसकी दृष्टि उस बक्से पर पड़ी। बक्से पर पड़ने के पश्चात वो बक्सा ले आता है, केले के नीचे लगाता है, उसके ऊपर खड़ा होता है और फिर केले तक वह चिंपैंजी पहुंच जाता है। यह उसका तीसरा प्रयोग हुआ। इसके पश्चात चौथा प्रयोग आता है। केले को और ऊंचाई पर रखा जाता है और बॉक्स 2 कर दिया जाता है। पिंजरे के अंदर 2 बक्सा करने पर अलग अलग दिशा में रखने के पश्चात जब वह एक बक्से से नहीं पहुंच पाता है तो धीरे धीरे जब दृष्टि पड़ती है उसको सूझ पैदा होता है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, तो वह दोनों बक्से को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर उस बक्से के ऊपर चढ़कर और केला प्राप्त कर लेता है। ये 4 प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी बनमानुस पर कोहलर ने किया और उसके सूझ अंतर्दृष्टि का अध्ययन किया। एक और प्रयोग इन्होंने किया था एक बच्ची के ऊपर जो 15
माह की थी, 15 माह, जो अभी चलना सीखी थी, उसमें कोहलर ने एक खिलौना रखा बच्ची के सामने और उसके बीच में, खिलौने और बच्ची के बीच में एक बॉक्स रख दिया। लगभग 2 मीटर की दूरी पर खिलौना रखा गया था, लेकिन थोड़ी देर पश्चात बीच में एक बॉक्स रख दिया गया। बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी, जो सीधा नहीं जा सकती थी, और मुस्कुराई, और मुस्कुराकर फिर वो बक्से के किनारे से दूसरे साइड से जाकर उस खिलौने तक पहुंच गई। कहने का मतलब ये कि हम परिस्थिति को पहले समझते हैं, फिर उसके पश्चात प्रतिक्रिया देते हैं, जो सूझ का परिचायक होता है, जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहा जाता है। हम पहले नवीन वातावरण में आते हैं, वातावरण के विभिन्न तत्वों को समझते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, और उसके पश्चात हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये प्रयास और त्रुटि के द्वारा न होकर स्वयं मानसिक क्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है। यही इस सिद्धांत का मूल है, जिसको हम इनसाइट थ्योरी या सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं। ये गेस्टाल्टवादी कोहलर ने सिद्ध किया कि हम संपूर्ण पर ध्यान देते हैं, हम किसी अंग, छोटे से अंग पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि संपूर्ण पर ध्यान देते हैं, क्योंकि संपूर्ण बड़ा होता है। ये इसके पश्चात हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें बाधा पहुंचाते हैं। सिद्धांत, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसको बाधा पहुंचाने वाले या प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें पहली जो बाधा पहुंचाने का कार्य करता है वह है बुद्धि। दूसरा तत्व है अनुभव, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण। बुद्धि बाधा पहुंचाती है, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण और प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि। जो बुद्धि है, ये सबसे बड़ा सहायक भी है, बाधक भी है। जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, वह अंतर्दृष्टि या सूझ जल्दी पैदा होता है। जानवरों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि तीव्र होती है, इसलिए हम जल्दी सूझ लेते हैं और बुद्धि प्रभावित करता है। अनुभव, जिसका अनुभव ज्यादा होता है, उसके भी अंदर सूझ जल्दी पैदा होती है। जो कम अनुभवी होते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि, उनका सूझ बाद में पैदा होता है। इसलिए हम अनुभव को भी ध्यान में रखते हैं। प्रत्यक्षीकरण, हम जितनी जल्दी समस्या को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुकूलन स्थापित करते हैं, उतनी ही जल्दी सूझ पैदा होती है। और ये प्रयास और त्रुटि, ये भी प्रभावित करता है। अंतर्दृष्टि के मूल में ये रहता है, प्रयास और त्रुटि। कोई भी क्रिया हो, उसके मूल में प्रयत्न रहता है, प्रयास रहता है। कोई भी क्रिया हो, उसको करने से पहले उसके अंदर प्रयास और प्रयत्न जागृत होता है, जो उसकी अंतर्दृष्टि के मूल में रहता है। तो ये
बाधक तत्व हैं। इसके बाद हम इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। क्या इस सिद्धांत का अनुप्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहली जो विशेषता लाभ है, सिद्धांत से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार संभव है। छात्रों में अपेक्षित व्यवहार संभव है। ये पहला लाभ है। दूसरा जो लाभ है, इसके द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन या अनुदेशन तकनीकी जो स्किनर का भी हम प्रयोग देखते हैं, वो सहायता देती है। अभिक्रमित अनुदेशन या अनुदेशन तकनीकी में सहायक है। और जो स्किनर अपना शिक्षण प्रतिमान स्थापित किया, बौद्धिक विकास में जो सहायता पहुंचाती है, जिसका लक्ष्य है व्यवहार परिवर्तन, को इसी की सहायता से विकसित किया। स्किनर का शिक्षण प्रतिमान इस सिद्धांत की सहायता से विकसित हुआ। ये बौद्धिक विकास में सहायक है। बौद्धिक विकास में सहायक, ये इस सिद्धांत का लाभ है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ा, इनसाइट थ्योरी, सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत, 5 मूल प्रत्यय, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनः संगठन। 1916 में ये प्रयोग किए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, वनमानुष। और 4 तत्व, बुद्धि, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, प्रयास और त्रुटि, ये प्रभावित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा लाभ है, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन और अनुदेशन तकनीकी के विस्तार में, विकास में यह सिद्धांत लाभदायक है। स्किनर्स का भी जो शिक्षण प्रतिमान है, मॉडल्स है, वह इसी सिद्धांत के द्वारा विकसित हुआ। इस प्रकार से हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ते हैं। अगले सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कुर्ट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट-लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो क्या है, उसको हम जानते हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी हमारा अगला सिद्धांत है कुर्ट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, 3 फेज थ्योरी, 3 फेज थ्योरी भी कहा जाता है, या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, ये इसका अन्य नाम है, 3 फेज थ्योरी या
प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ये भी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, किंतु बाद में ये अमेरिका में बस गए। अमेरिका में बसे। इनका जो सिद्धांत है, वो मूल जो बात है उस सिद्धांत की, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। यही मूल सिद्धांत है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। यही मूल सिद्धांत है, यही ध्यान देना है क्षेत्र सिद्धांत में। व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है मानव का व्यवहार। इसमें और जो मुख्य बातें उसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। इनके सिद्धांत का जो आधार है वह वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। ये आधार है। वातावरण में व्यक्ति की क्या स्थिति है, यही सिद्धांत का आधार है। इसके अनुसार सीखना एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, जिससे सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है या पुरानी अंतर्दृष्टि में परिवर्तन होता है। सीखना एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, जिससे सीखने वाले में क्या होता है, नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है, वह पुराने में परिवर्तन होता है। ये मूल बिंदु है। व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने से प्रयत्नों की जानकारी मिलती है। सीखना एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जो नवीन अंतर्दृष्टि का विकास करती है और पुराने में परिवर्तन करती है। वातावरण में व्यक्ति की क्या स्थिति है, यही सिद्धांत का आधार है। मानव का व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। जो मुख्य तत्व हैं इस सिद्धांत के, वो हैं पहला शक्ति, दूसरा अभिप्रेरणा, शक्ति है, अभिप्रेरणा है। इसके बाद जीवन का विस्तार है, जीवन विस्तार और अवरोध। ये मूल
तत्व हैं इस सिद्धांत के। शक्ति, अप्रेरणा, जीवन विस्तार, अवरोध। इस पूरे सिद्धांत का ये मूल तत्व है। क्षेत्र सिद्धांत यह बताता है कि सीखना सभी तरफ से उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। क्षेत्र सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरफ से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी उद्देश्यपूर्ण है और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। यही यह सिद्धांत बताता है, क्षेत्र सिद्धांत। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो इस सिद्धांत का और मूल बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने एक मूल बात पहले ही बता दी। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। इसके लिए लेविन ने एक सूत्र दिया, B = FPE। B = FPE। इसमें जो B है यह है व्यवहार, F यह है जो हम प्रक्रिया करते हैं, जो पर्यावरण और व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करते हैं उसका परिणाम, फंक्शन। इसको हम का परिणाम भी कह सकते हैं। प्रक्रिया, ये जो यूज हुआ है फंक्शन यानी प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त है, इसे कोटलेविन ने फील्ड क्षेत्र या जीवन दायरा लाइफ स्पेस के लिए प्रयुक्त क्रिया है जो व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। P व्यक्ति है, पर्सन, बिहेवियर, और E वातावरण है। एनवायरनमेंट। ये कार्य कैसे करता है? B = FPE। जो व्यवहार है, बिहेवियर, वह व्यक्ति और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम F। विशेष परिस्थिति समय में जो व्यवहार करते हैं, जो सीखते हैं, व्यक्ति जीवन दायरे या क्षेत्र का किस प्रकार पुनर्संगठन करता है, इसको समझने के लिए कोटलेविन ने भौतिक शास्त्र के मैकेनिक्स शब्दावली सदिश तलरूप का प्रयोग किया, जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं। लेविन की इस विचारधारा को टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहा जाता है।
टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में भौतिक शास्त्र फिजिक्स के वेक्टर और गणित के टोपोलॉजी को अपने सिद्धांत में समाहित किया। इसलिए इस विचारधारा को टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहा जाता है। समझने के लिए, सीखने के लिए व्यक्ति अपने जीवन दायरे या क्षेत्र का किस प्रकार वो संगठन करता है, पुनर्संगठन करता है, अपने समझने के लिए लेविन इस शब्दावली का प्रयोग सिद्धांत में करते हैं। इनके जो सिद्धांत के 3 पद हैं, 3 पद वो कौन कौन से हैं? लाइफ स्पेस, जीवन दायरा, जीवन दायरा, इसको हम लाइफ स्पेस कहते हैं। वेक्टर या बैलेंस या कर्षण भी कहते हैं। और जो तीसरा शब्द है वह है टोपोलॉजी, जो गणित से लिया गया है। ये 3 पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, जिसका प्रयोग सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। जीवन दायरा, वेक्टर, बैलेंस, कर्षण, टोपोलॉजी। जीवन दायरा ये व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया होते हैं। जो वेक्टर है, बैलेंस है या कर्षण है, ये बहुत से वेक्टर होते हैं। वेक्टर की शक्ति जिस दिशा में ज्यादा होगी, लक्ष्य पाने या बाधा डालने की बात उतनी ही प्रबल होगी। व्यक्ति के जीवन में किस परिस्थिति में, किस क्षण, किस प्रकार के वेक्टर कार्यरत हैं, इसकी जानकारी हमें व्यक्ति के व्यवहार, उसके अधिगम, विकास की वर्तमान स्थिति और उसका भविष्य क्या है, कैसे होगा, ये बताने में ये सक्षम होता है। ये वेक्टर्स हैं जो भौतिक शास्त्र से लिए गए शब्द हैं। तल रूप या वेक्टर्स, कर्षण भी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा तत्व है टोपोलॉजी, जो गणित से है और यह भौतिक शास्त्र से। टोपोलॉजी क्या बताता है? टोपोलॉजी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन की व्याख्या न करके, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल की व्याख्या न करके कौन किसके अंदर है, बाहर है, या वृत्त, अंडाकार है, उसकी क्या स्थिति है, गोलाकार है या कोई आकार ढंग से नहीं है, उसका प्रभाव न डालते हुए अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ये शब्द जो होते हैं उसकी व्याख्या करता है टोपोलॉजी। लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल की व्याख्या नहीं करता, बल्कि कौन किसके अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, ये जैसे शब्द हैं इसकी व्याख्या करता है।
और इसमें इस टोपोलॉजी भाषा में उसके जो आकार की स्थिति है, अंडाकार है या गोलाकार है या वृत्ताकार है या कोई ढंग से आकृति में, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये टोपोलॉजी है जो मुख्य 3 पद हैं, इसको समझना है। इसके बाद आता है शैक्षिक अनुप्रयोग, शैक्षिक उपयोग। शैक्षिक उपयोग क्या है, क्या ये किस लिए कितना लाभदायक है। जो शैक्षिक उपयोग है या अनुप्रयोग है, वो सबसे बड़ा जो शैक्षिक लाभ है, शिक्षकों को उचित शिक्षण, अधिगम, नियोजन, व्यवस्था और प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। शिक्षकों को उचित नियोजन करने में, व्यवस्था में एवं प्रबंधीकरण में सहायक, ये सबसे बड़ा इसका शैक्षिक लाभ है। इस सिद्धांत का शिक्षक इसकी सहायता से जो शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया संचालित करता है कक्षा के अंतर्गत, उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नियोजन कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए यह सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल यह मानव व्यवहार मानता है। इस सिद्धांत का मूल है V/F × P। P का प्रतिफल मानव का व्यवहार है और इस मानव को व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए, नियोजित करने के लिए, प्रबंधीकरण करने के लिए शिक्षक की सहायता पहुंचाती है। इसके सिद्धांत के मूल में शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार, अवरोध, ये मुख्य तत्व हैं सिद्धांत के। उद्देश्य और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया इस सिद्धांत का मूल है, जो नवीन अंतर्दृष्टि का विकास करता है और साथ साथ पुराने में परिवर्तन भी करता है। सीखना एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, सिद्धांत में बताया गया है। वातावरण में व्यक्ति की स्थिति क्या है, इसको समझाया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में भौतिक शास्त्र से वेक्टर्स, कर्षण या वैलेंस और गणित से टोपोलॉजी शब्द को लिया और उसकी सहायता से इन्होंने जीवन का दायरा, जो व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, लाइफ स्पेस, इसकी सहायता से सिद्धांत अपना दिया, जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। फेज थ्योरी और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, ये अन्य नाम भी है, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रकार से क्षेत्र सिद्धांत का अध्ययन हमने आज किया। सूझ अंतर्दृष्टि का भी अध्ययन किया। वीडियो से संबंधित अन्य जो टॉपिक पे चर्चा पहले हो चुकी है, अधिगम के सिद्धांत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।